हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मनोविज्ञान पार्ट 1 मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस पाठ का इम्पोर्टेंट था उसको मैंने बताया था। जो लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे। और जो लोग जो है हमारे चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और इस पार्ट का हमारा सबसे पहला नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सामवेगिक बुद्धि क्या है वह इसके 4 आयाम की चर्चा करें। सामवेगिक बुद्धि क्या है एवं इसके 4 आयाम की चर्चा करें। ये पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग जो जरूर ध्यान में रखिएगा। सामवेगिक बुद्धि क्या होता है? तो इस बुद्धि का संबंध भावनात्मक पक्ष से है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने और किसी दूसरे व्यक्ति के संवेगों को समझता है, उनका मूल्यांकन करता है और उनको नियंत्रित करता है। तो ये हमारा जो क्या होता है सामवेगिक बुद्धि कहलाता है। अगर बात करेंगे कि इस बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सेलोवे और मेयर ने 1990 में इस बुद्धि को परिभाषित किया या सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक, उन्होंने सामवेगिक बुद्धि को एक प्रकार की सामाजिक बुद्धि के रूप में परिभाषित भी किया है। अगर हम बात करेंगे सामवेगिक बुद्धि के 4 आयाम की, तो 4 आयाम कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया मनोभावों को प्रत्यक्षण करना या प्रत्यक्ष करना। दूसरा जो है भावनात्मक सूचनाओं को समझना और विश्लेषण करना। तीसरा है संज्ञानात्मक क्रियाओं द्वारा मनोभावों को प्रोत्साहित करना और भावनात्मक क्रियाओं या ज्ञान का उपयोग करना या दो मनोभावों को निर्देशित करना। तो ये हमारा जो है सामवेगिक बुद्धि के 4 आयाम थे। और फिर हम लोग ने ये भी देखा कि सामवेगिक बुद्धि क्या होता है। इसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है बुद्धि को परिभाषित करें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि को परिभाषित करें। तो बुद्धि जो हम लोग पढ़े थे थ्योरी के क्लास में, तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा दी है, परंतु किसी ने भी बुद्धि को उपयुक्त परिभाषा नहीं दी है। अस्टर्न के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि नए परिस्थितियों के साथ सफल अभियोजन करने की क्षमता ही बुद्धि है। और वेस्लर के अनुसार पढ़े थे कि किसी व्यक्ति द्वारा उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कार्य करने, तर्क चिंतन करने तथा अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से अभियोजन करने की क्षमता को हम लोग बुद्धि कहते थे। ये भी हम लोग पढ़े थे। या हम लोग टर्मेन का भी परिभाषा देखे थे कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। ये हम लोग पढ़े थे। और भी 2-3 मनोवैज्ञानिक थे जिसने बुद्धि की परिभाषा दिया था। तो आप चाहेंगे तो उन वैज्ञानिकों की परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं, या फिर जो मैंने यहाँ पर अस्टर्न और वेस्लर के बुद्धि का परिभाषा बताया इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद आगे जब हम लोग चलेंगे तो तीसरा नंबर प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट करें। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? तो शाब्दिक मतलब याद रखना है शब्दों के माध्यम से, ठीक। और अशाब्दिक मतलब होता है कि जो बिना शब्दों के अलावा क्रियाओं के प्रयोग करके। तो हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कैसे कर देंगे? तो जो परीक्षण जो है भाषा अथवा शब्दों के माध्यम से होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में क्या होता है कि जो परीक्षक यानी जो परीक्षण लेने वाला व्यक्ति होता है वो परीक्षार्थी से जो अनेक प्रश्न पूछता है, जिसका उत्तर जो है परीक्षार्थी क्या करता है, शब्दों के माध्यम से देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को वाचिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को अवाचिक बुद्धि परीक्षण भी हम लोग कहते हैं, या इसको क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस परीक्षण में क्या होता है कि भाषा के प्रयोग के स्थान पर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी काम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, काम का प्रयोग करके मतलब कि काम दे करके व्यक्ति को उसकी बुद्धि का जांच किया जाता है। तो ये परीक्षण जो ज्यादातर किन लोगों पर होता है कि जो व्यक्ति जो है मतलब कि उनका बुद्धि का स्तर जो है मतलब कमजोर होता है, या जो व्यक्ति जो भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों के लिए जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे शीलगुण के बारे में। तो शीलगुण क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति का खास मतलब कि गुण होता है, ठीक, या विशिष्ट लक्षण होता है,
जिसमें बताया गया कि जैसे व्यक्ति जो है हंसता है या व्यक्ति जो आत्मविश्वासी होता है, ठीक, तो इस तरीके के जो विशिष्ट लक्षण हो गए जो व्यक्ति में कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं उसके मतलब के अंग में स्वभाव बन करके, और फिर उसके बाद जो है वो मतलब प्रकट होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, शीलगुण होता है। जैसे हम कुछ समय के लिए क्या होते हैं, हंसते हैं, कुछ समय के लिए हंसते हैं, फिर हम हंसने के बाद जो फिर नॉर्मल हो जाते हैं, जो हंसमुख होना हमारा भाव हो गया या आत्मविश्वासी जो ये लक्षण हो गया, यही हमारा क्या होता है, शीलगुण होता है। इस शीलगुण को हम लोग विशेष अच्छे से जो है हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, जो आत्म और व्यक्तित्व पाठ है, उसमें हम लोग जो शीलगुण के बारे में पढ़ना है। ठीक, एक अलग से ही जो है व्यक्तित्व सिद्धांत जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें अलग से ही शीलगुण सिद्धांत के बारे में बताया गया कि कौन कौन से व्यक्ति में शीलगुण यानी गुण होते हैं। ठीक, जैसे हम लोग देखते हैं कि ईमानदारी का गुण होता है, ठीक, जो है बेईमानी का गुण हमारे अंदर होता है, ईर्ष्या का गुण होता है, मतलब हम एक दूसरे से जलते हैं। ठीक, तो ये सब तरीके के जो गुण होते हैं मनुष्यों के अंदर होता है, तो हमारा शीलगुण के अंतर्गत आता है। तो उसकी चर्चा हम लोग को आगे दूसरे पाठ में करना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को समझना है कि शीलगुण क्या होता है, कि जब हमारा व्यक्ति के अंदर जो विशेष लक्षण होते हैं या मतलब कि जो गुण होते हैं जो कुछ समय के लिए उनके अंग बन करके स्थिर रहते हैं, तो हमारा क्या होता है कि शीलगुण कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे बुद्धि परीक्षण के बारे में कि बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन करें। तो बुद्धि परीक्षण की जो उपयोगिता है वो क्या होता है, जीवन के अनेक क्षेत्रों में स्थापित होता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, हर जगह क्या होता है कि बुद्धिमान व्यक्तियों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि परीक्षण का उपयोग करते हैं। और बुद्धि परीक्षण का जो मतलब कि ज़्यादा उपयोग होता है तो किन क्षेत्रों में होता है, तो मंद बुद्धि बालकों के पता लगाने में कि कौन मतलब व्यक्ति का बुद्धि जो मंद बुद्धि है, कौन मतलब कि धीमा है, तो उसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कि मतलब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम लोग बुद्धि परीक्षण का उपयोग करते हैं। और जो बौद्धिक दुर्बलता के निदान के क्षेत्र में भी हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि परीक्षण का उपयोग करते हैं। तो अगर हमको जानना है कि बुद्धि परीक्षण का उपयोग हम मतलब क्यों करते हैं, तो सिंपल सा ऐसे भाषा में हमको बताना है कि जो बुद्धि परीक्षण है हमारा इंटेलिजेंट टेस्ट है, इसका उपयोग हम लोग हर क्षेत्र में करते हैं, शिक्षा का हो गया या व्यवसाय का हो गया, हर जगह हम लोग जो है बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंस टेस्ट का उपयोग करते हैं। इसी तरह आगे जो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है बुद्धि और संस्कृति में संबंध स्थापित करने के लिए कि बुद्धि और संस्कृति में क्या संबंध है। तो जो बुद्धि और संस्कृति होता है यानी हमारा जो इंटेलिजेंस और कल्चर होता है, ये दोनों में क्या होता है कि गहरा संबंध होता है। संस्कृति क्या करता है, बुद्धि को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। विभिन्न संस्कृतियों में बुद्धि की अवधारणा जो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग जो कल्चर होती है, अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, उसमें बुद्धि के प्रयोग जो है लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। बुद्धि को जो है संस्कृति के उत्पादन के रूप में बताया गया है, और बौद्धिक प्रक्रियाओं एवं कौशलों को सांस्कृतिक परिवेश बहुत हद तक निर्धारित करती है, और बुद्धि को सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन करने में मूल्यवान समझा गया है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को, जिसमें बताया गया है बुद्धि कितने प्रकार की होती है, वर्णन करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्धि क्या होता है और बुद्धि कितने प्रकार का होता है, ऐसे करके 5 नंबर वाले जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बुद्धि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार प्रकार उसका अलग अलग तरीके से बताया था। जैसे बुद्धि को कुछ लोगों ने बताया कि 8 प्रकार का होता है, कुछ लोगों ने बताया 2 प्रकार का होता है, लेकिन हमें याद रखना है कि बुद्धि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। पहला हमारा हो गया सामयिक बुद्धि, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सामयिक बुद्धि क्या होता है। यह बुद्धि का भावनात्मक पक्ष से संबंधित होता है, अपने एवं दूसरे के संवेगों को समझने, उसको नियंत्रित करने, उनका मूल्यांकन करने को हम लोग क्या कहते हैं, सामयिक बुद्धि कहते हैं। ठीक, अगर बात करेंगे बुद्धि के दूसरे प्रकार की, वो हमारा क्या होता है, व्यवहारिक बुद्धि होता है। व्यवहारिक बुद्धि क्या होता है कि इसका उपयोग मनुष्य क्या करता है कि अपने जीवन की जो भी समस्या हो गई उसका इस बुद्धि का उपयोग करके क्या करता है, समाधान करता है। सामाजिक जीवन या परिवेश में मनुष्य के सामने क्या होते हैं या हमारे सामने अनेक समस्याएं आती हैं, तो उनका निवारण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग करते हैं। और ये भी बताया गया कि जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि ज़्यादा होती है वो अपने जीवन की समस्या का समाधान आसानी से कर लेते हैं या सुलझा लेते हैं, और जिस व्यक्ति में व्यवहारिक बुद्धि कम होती है वो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसी तरह जो तीसरा बुद्धि था हमारा, बुद्धि का प्रकार, वो था आध्यात्मिक बुद्धि था। आध्यात्मिक बुद्धि में क्या बताया गया, तो इसमें बताया गया है
कि जो आध्यात्मिक बुद्धि होता है वो हमारे जो है धर्म से संबंधित नहीं होता है। यह हमारे क्या होता है कि जीवन के जो मूल्य होते हैं या अर्थ होते हैं उससे ये संबंधित है। और इनसे व्यक्ति क्या करता है कि जो व्यक्ति की जुड़ी हुई समस्या होती है उसे हल ढूंढने का ये कोशिश करते हैं। और ये भी बताया गया कि व्यक्ति इनके माध्यम से जो है अपने परिवेश को विस्तृत करने, सृजन करने और नियमों में परिवर्तन लाने में सफल होते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम आध्यात्मिक बुद्धि के बाद जानेंगे अगले क्वेश्चन को, तो अगले क्वेश्चन में बताया गया स्पीयरमैन के दो खंड या द्वितत्वीय सिद्धांत के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया कि स्पीयरमैन के दो खंड या द्वितत्वीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे स्पीयरमैन का दो खंड का सिद्धांत, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीयरमैन ने अपने अनुसार जो बुद्धि के सिद्धांत को दो भागों में बांटा था, एक सामान्य तत्व और दूसरा विशिष्ट तत्व करके। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने कब किया? तो 1927 ईस्वी में किया था। और इनके सिद्धांत को दो खंड या द्वितत्वीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहला क्या होता है सामान्य तत्व होता है और दूसरा विशिष्ट तत्व है। सामान्य तत्व क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति होते हैं, ठीक, व्यक्ति में क्या होता है कि सामान्य तत्व कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये व्यक्तियों में क्या होता है जन्मजात होता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें सामान्य तत्व जो जन्म से ही रहते हैं। और इसका उपयोग व्यक्ति क्या करता है, वो अपने मानसिक कार्यों में इसका उपयोग करता है। और जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं उनमें सामान्य तत्व जो है अलग अलग पाया जाता है। और जिन व्यक्तियों में यह सामान्य तत्व ज्यादा पाया जाता है वो अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं। उसी तरह विशिष्ट तत्व भी होता है हमारा। विशिष्ट तत्व का संबंध क्या होता है कि विशेष कार्यों से होता है, कि व्यक्ति जो जीवन में विशेष कार्य करता है तो उससे हमारा जो विशिष्ट तत्व का संबंध होता है। इसमें बताया गया है कि जो विशिष्ट तत्व ये सभी व्यक्तियों में क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं अर्जित करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। और जिन व्यक्तियों में विशिष्ट तत्व ज्यादा होता है या अधिक होता है वो अपने जो है कार्यों को जो कुशलता पूर्वक जो वो पूरा कर लेते हैं। तो ये विशिष्ट तत्व और सामान्य तत्व था, जिसको एस तत्व मतलब एस से और जो है मतलब कि जी से जो इसको सूचित किया गया था। ये जो हमारा सामान्य तत्व है इसको जनरल जो है जी से सूचित किया गया और विशिष्ट तत्व को जो है एस से सूचित किया गया है। ठीक, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कह के। इसके बाद बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न को, जिसमें हमारा 9 नंबर प्रश्न में दे रहा है कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, यानी आईक्यू क्या है, आईक्यू किसे कहेंगे। तो बुद्धि लब्धि क्या होता है, तो हमें याद रखना है कि बुद्धि लब्धि एक उम्र विशेष के बच्चे की बुद्धि की तुलना उसी उम्र विशेष के अन्य बच्चे की तुलना से कर इस बात का पता या हमें ज्ञान दिलाता है कि वो बच्चा जो औसत या अधिक या उससे कम बुद्धि वाला बच्चा होता है। ठीक ना, तो ये हमारा आईक्यू है। आईक्यू में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा जो क्या होता है कि एक उम्र विशेष का बच्चा है उसकी तुलना उसी उम्र विशेष के बच्चे से करते हैं इस आईक्यू के माध्यम से। और हम लोग ये जांचते हैं कि दोनों बच्चे की आईक्यू कैसी है, दोनों का समान है, भिन्न है, या औसत का है कि मंद बुद्धि का है कि प्रखर बुद्धि का है, ये चीज हम जांचते हैं। और हम लोग को ये भी मालूम है आईक्यू के सूत्र क्या होते हैं, तो हम लोग पढ़े थे कि एम ए बटा सी ए गुणे 100 जो है क्या होता है हमारा आईक्यू इंटेलिजेंस का सूत्र होता है। यानी एम ए मतलब होता है मानसिक आयु, सी ए मतलब होता है वास्तविक आयु और गुणे 100 यह हमारा जो है बुद्धि लब्धि का सूत्र माना गया है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न को। 10वां नंबर प्रश्न जो है हमारा पूछा गया है कि व्यक्तिक बुद्धि क्या है। व्यक्तिक बुद्धि क्या है, तो व्यक्तिक बुद्धि में हम लोग को समझना है इसी के जस्ट अपोजिट एक और क्वेश्चन होता है, वो क्या अंतः व्यक्तिक बुद्धि है। ठीक, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, यहाँ पे अंतः शब्द को हम लोग जोड़ देंगे तो अंतः व्यक्तिक बुद्धि हो जाएगा या व्यक्तिक बुद्धि होगा। तो व्यक्तिक बुद्धि में क्या ध्यान देना है हम लोग को कि व्यक्तिक बुद्धि में क्या होता है कि हमें अपने आप, ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि इस बुद्धि का संबंध अपने आप या स्वयं को समझने और अपनी पहचान संबंधी ज्ञान को विकसित करने से है। यानी व्यक्तिक बुद्धि अगर लिखा रहेगा तो वहां पे हमको समझना है कि हमें अपने आप को क्या करना है, समझना है। मतलब व्यक्तिक बुद्धि में हमको क्या करना है कि अपने आप को समझना है, ठीक, अपने आप को मतलब कि पहचान करना है और अपने ज्ञान संबंधित जो है अब ज्ञान को जो है विकसित करना है। ठीक, और व्यक्तिक बुद्धि का उपयोग जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने भाव एवं संवेगों को निर्देशित और नियमित करने के लिए भी करते हैं एवं अपने व्यवहार को उचित ढंग से प्रदर्शित करने के लिए भी हम लोग इस बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो ज्यादातर इस बुद्धि का उपयोग क्या होता है कि अपने आप को समझने और पहचान करने के लिए इस बुद्धि का हम लोग उपयोग करते हैं। इसी तरह अगर अंतर व्यक्ति की बात करेंगे तो इसी का क्या होता है अपोजिट होता है। अंतर व्यक्तिक बुद्धि में क्या हो जाता है कि इस बुद्धि का संबंध दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा
क्रियाओं को समझने की क्षमता से इस बुद्धि का हम लोग मापन करते हैं। यानी कि इस बुद्धि का संबंध हमारा होता है दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं क्रियाओं को समझने के लिए। ठीक, उसके बाद जो इस बुद्धि का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर राजनीतिज्ञ जो लोग हो गए, शिक्षक हो गए और धर्म प्रचारक हो गए, ये लोग जो क्या करते हैं कि इस बुद्धि का ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक ना, मतलब शिक्षक हो गए, धर्म प्रचारक हो गए, राजनीतिज्ञ हो गए, ये सभी लोग जो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि का उपयोग करते हैं, इसमें दूसरे व्यक्ति के क्रियाओं को समझना और आवश्यकताओं को जानने का ये काम करता है। इसके बाद अगर हम 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसमें बताया गया है आत्म प्रतिवेदन क्या है, यानी इसको हम लोग जो सेल्फ रिपोर्ट बोलते हैं। सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है, यह व्यक्ति के मूल्यांकन करने की एक विधि है। इस विधि का उपयोग व्यक्ति स्वयं के बारे में समझने, खुद को सूचना देने में करता है। ऐसा करने के लिए वह व्यक्ति क्या करता है, डायरी या मनोवैज्ञानिक परीक्षण या साक्षात्कार का उपयोग करता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो आत्म प्रतिवेदन यानी सेल्फ रिपोर्ट है, इसमें क्या करता है कि व्यक्ति जो है खुद का मूल्यांकन करता है, मतलब खुद को जांचता है, और जांचने के लिए क्या करता है कि डायरी लिखता है या मनोवैज्ञानिक परीक्षण करता है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि स्वयं की जो मतलब कि जो गलतियां हो गई या स्वयं को सूचना देने के लिए वो क्या करता है कि विवरण तैयार करता है, यानी सेल्फ रिपोर्ट बनाता है। वही हमारा क्या होता है, आत्म प्रतिवेदन या सेल्फ रिपोर्ट कहलाता है ये। ठीक, इसी तरह आगे जब हम लोग देखेंगे कि 13वां नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ और सामयिक लब्धि यानी EQ में अंतर क्या होता है। बुद्धि लब्धि जिसको हम लोग IQ बोलते हैं और सामयिक लब्धि जिसको हम लोग EQ बोलते हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि जो हमारा है, बुद्धि लब्धि IQ, इसमें और हमारा EQ में अंतर क्या है। तो बुद्धि लब्धि जो कि हम लोग को मालूम है कि इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि बुद्धि का मापन करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक, लेकिन जो सामयिक बुद्धि होता है या सामयिक लब्धि होता है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि जो सामयिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उसकी मात्रा बताने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। सामयिक बुद्धि में हर व्यक्ति की बुद्धि को नहीं मापेंगे। सामयिक लब्धि में क्या होगा, केवल सामयिक बुद्धि के व्यक्तियों की बुद्धि को मापेंगे, और बुद्धि लब्धि में क्या होता है कि हम हर प्रकार के, चाहे वो सामयिक हो गए, चाहे कुछ अलग प्रकार के, या किसी भी प्रकार के बुद्धि के व्यक्ति हो गए, उनकी बुद्धि को हम लोग क्या करते हैं, जांचते हैं। ठीक, आगे जो है एक और उदाहरण दे रहा है, मतलब एक और एग्जाम्पल अंतर में एक और ये कह रहा है कि जो हमारा बुद्धि लब्धि है उसमें किसी भी व्यक्ति के बुद्धि स्तर को जांचते हैं, लेकिन सामयिक लब्धि में हम लोग क्या करते हैं, सामयिक बुद्धि वाले व्यक्तियों की जांच हम लोग करते हैं। तो ये हमारा EQ और IQ में अंतर था। IQ मतलब बुद्धि की जांच करेंगे और EQ मतलब केवल हम सामयिक बुद्धि वाले व्यक्तियों की जांच करेंगे। इसके बाद जो हमारा 14वां नंबर प्रश्न है वो हमारा क्या है, सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिएटिविटी क्या है या सृजनात्मकता क्या है। तो सृजनात्मकता का अर्थ है, अंग्रेजी के शब्द क्रिएटिविटी से बना है, जिससे हम लोग जो है रचनात्मकता या उत्पादन या सृजित करना, इसको हम लोग कहते हैं। इसको कई मनोवैज्ञानिकों ने जो है क्या किया है, परिभाषित किया है, जिसमें जो है अस्टेन, जेम्स ड्रेवर, मेडनिक, ये सभी लोगों ने जो अपने अपने अनुसार इसकी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, सृजनात्मकता क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होता है। इसके बाद अगला जो हमारा स्लाइड है वो क्या है, होमवर्क है। अभी तक मैंने आप लोगों को 14 क्वेश्चन टोटल बताया। ठीक, 14 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड थे, उन सारे प्रश्नों को मैंने बताया, और भी मैं प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा आने वाले समय में। ठीक, जिसमें मतलब कि हम VVI ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर पार्ट का जो है आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो चिंता नहीं करना है, आप लोगों को केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाई करते रहना है। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए, डाउट जो भी हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके जो है मतलब कि आप लोग जो है अपने समस्या समाधान जो भी हो गया, या फिर जो है मतलब कि अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है लिखिएगा अपने समस्या को, तो उसका समाधान जो है जरूर किया जाएगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए जो मैंने पाठ पढ़ाया, पहला लेसन मनोवैज्ञानिक गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मैंने अपना 100% दिया आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक, तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि उन सारे चीज़ों को पढ़ करके उससे आप लोगों को प्रश्न बनाना। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, होमवर्क में जो है मैंने आप लोगों को 3 प्रश्न दिया हुआ है होमवर्क में, और ये तीनों प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जिसमें आप लोग देख रहे हैं पहला नंबर प्रश्न को कि गार्डनर के बुद्धि प्रकार का वर्णन करें, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, 5 सिद्धांत या 5 मॉडल का वर्णन करें,
ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग जरूर जो है मतलब कि होमवर्क में नोट करके लिख लीजिएगा इन सारे प्रश्नों को, उत्तर को, और जांच भी कर लीजिएगा कि क्या आपने ये प्रश्न को सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि ये सारे टॉपिक को मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास के अंतर्गत बता चुका है। अगर आप लोग कोई थ्योरी क्लास नहीं देखोगे तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इन पहला लेसन के जो है थ्योरी को आप लोग देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। और यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।